ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 121, इंटेल के 2 नए टुकड़े जिनकी कुल कीमत 160,000 है। क्या आप इसी तरह व्यापार करते हैं? ये बस बहुत लाभदायक है। क्या ये सचमुच 199 में बिक रहा है? दूसरे भाई जियांग बिंग ने अपने दूसरे भाई को चिंतित होकर देखा। उसे उसकी मानसिक स्थिति के बारे में चिंता होने लगी। क्या ये सिर्फ पॉपकॉर्न की बाल्टी नहीं है? प्रत्येक। इसके लिए आपको 10,000 चूसने वाले कहाँ मिलेंगे? हाँ, आगे बढ़ें और इसे इस कीमत पर अलमारियों पर रखें। आप कुछ दिनों में इसका कारण समझ जाएंगे। जियांग ताओ को भाई टोंगजी द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी पर भरोसा था। चूंकि भाई टोंगजी ने कहा कि इसकी प्रशंसा दर 1000% तक है, उन्होंने इसके साथ जाने का फैसला किया। अच्छा, फिर ठीक है। जियांग बिंग आशावादी नहीं थी, लेकिन चूंकि उसके दूसरे भाई ने जोर दिया था, इसलिए उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। आखिरकार इस व्यावसायिक उद्यम के लिए पैसा उसके दूसरे भाई और भाभी से आ रहा था, और उसके दूसरे भाई को कीमत निर्धारित करने का अधिकार था। वह केवल बिक्री और शिपिंग के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए वह सिर्फ अपना काम अच्छी तरह से करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। फ्लाइंग पिग पॉपकॉर्न बाल्टियों के बारे में चर्चा समाप्त करने के बाद जियांग बिंग उस छोटे से कमरे में दाखिल हुई जहां वह और जियांग जू सोते थे। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और घर से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि खेलते समय वह काफी जंगली थी, जियांग बिंग भी काम के दौरान बहुत गंभीर और जिम्मेदार थी। थर्ड ब्रदर को काम पर भेजने के बाद जियांग ताओ ने जूली से निर्देशक जियाओजी का हस्ताक्षरित कार्ड रखवा लिया और इसे बेचने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार किया। प्रिय, क्या हमें अंकल और मेरे भाई को फिर से देखने अस्पताल जाना चाहिए? कार्ड जमा करने के बाद जूली लिविंग रूम में लौट आया और जियांग ताओ के बगल में बैठ गया और उसकी राय मांगी। चलो, वैसे भी आज हमारे पास और कुछ नहीं है। जियांग ताओ ने एक पल के लिए सोचा और सहमति में सिर हिलाया। पिंग काउंटी के काउंटी अस्पताल को बीजिंग के अस्पतालों की तरह सख्ती से विनियमित नहीं किया गया था, बिना विशिष्ट दौरे के घंटों के। इसलिए जियांग ताओ और जूली गांव के सुपरमार्केट गए और अस्पताल जाने से पहले 1 कार्टन दूध और 1 कार्टन अखरोट का दूध खरीदा। जू जियांग ताओ की हालत स्थिर थी, बिना किसी जीवन घातक लक्षण के, लेकिन वह अभी भी कोमा में था और जागा नहीं था। जू ली के चाचा जू वेंचाओ और चाची गाओ यूनटिंग पूरी तरह से थके हुए लग रहे थे। ओह लिली, तुम्हारे बड़े भाई का निर्णय सचमुच बहुत खराब था, ऐसी औरत से शादी करके। वह बहुत ही अपमानजनक है, बिल्कुल भी सभ्य व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे भाई की यह हालत है और वह एक रात भी नहीं रुकी, क्या आप उसे इंसान कहते हैं? गाओ यूनटिंग ने जूली का हाथ पकड़ लिया और बात करते हुए रोने लगी। चूंकि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती था, उनकी बहू यान पिंग एक भी रात नहीं रुकी थी, हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करने का बहाना बनाकर चली जाती थी। वह ज्यादा से ज्यादा सुबह देखने के लिए आती थी और जाने से पहले 10 मिनट से भी कम समय तक रुकती थी। यह ऐसा था मानो उनके बेटे के अस्पताल में भर्ती होने का उनसे कोई लेना देना नहीं था। जू वेंचाओ और गाओ यूनटिंग को अपने बेटे के उस परिवार के प्रति इतने वर्षों के समर्पण के बारे में सोचकर बहुत अधिक नाराजगी महसूस हुई। उन्हें लगा कि यह सब व्यर्थ हो गया है। सास चाचा जू वेंचाओ उनके बगल में आहें भरते रहे। ऐसी मोटी चमड़ी वाली बहू के साथ व्यवहार करने से जो अनुनय विनय करने में असमर्थ थी, दंपत्ति लगातार गुस्से में रहते थे। परिवार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। उनकी बहू के हालिया व्यवहार ने जू वेंचाओ को निराश कर दिया। जो कुछ तुमने उससे कहा वह एक कान से दूसरे कान से निकल गया। उसने इसकी परवाह नहीं की और वही किया जो वह चाहती थी। इससे भी अधिक हृदय विदारक बात यह थी कि जू जियांताओ 2 दिनों से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे, और न तो उनका पोता और न ही पोती अपने पिता को देखने अस्पताल आए थे। अगर पोते पोतियां बूढ़े जूड़े के करीब नहीं होते तो यह एक बात थी, परंतु उनके अपने पिता कोमा में थे और वे उनसे मिलने नहीं आए, वह तो बहुत ज्यादा था। अपने चाचा और चाची की शिकायतें सुनकर जूली के पास विभिन्न प्रकार के आराम देने के अलावा कोई समाधान नहीं था। वे रात 9 बजे तक अस्पताल में रहे और फिर जियांग ताओ और जूली चले गए। हनी, भाभी यानपिंग बहुत ज्यादा है। वह किस तरह की पत्नी है? मेरे भाई की हालत ऐसी है और वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे कुछ भी गलत नहीं है। आज मैंने उसे अपने सामाजिक दायरे में भोजन के वीडियो साझा करते हुए भी देखा। मैंने अंकल और आंटी के सामने इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं की, डर था कि इससे वे परेशान हो जाएंगे। अपने चाचा और चाची के सामने जूली ने अपनी निराशा व्यक्त करने से परहेज किया, लेकिन जब केवल जियांग ताओ ही आसपास थी तो वह खुद को रोक नहीं सकी और महसूस किया कि उसके चचेरे भाई की स्थिति अन्यायपूर्ण थी। वे कहते हैं कि विपत्ति के समय आपको पता चलता है कि वास्तव में कौन परवाह करता है। आपकी यह भाभी वास्तव में अजीब है। जियांग ताओ ने जूली के चचेरे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर दुख जताते हुए अपना सिर हिलाया। साथ ही वह चुपचाप सोचता रहा कि अगर वह कभी कोमा में हो तो क्या होगा। प्रिय, भले ही तुम बूढ़े हो जाओ और चल न सको, भले ही तुम अपना ख्याल न रख सको, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, जीवन भर आपका ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और ओह टिल्डा।
इससे पहले कि जूली अपनी बात खत्म कर पाती, ऐसा लगा जैसे उसने भविष्य में एक परिदृश्य की कल्पना कर ली हो और अचानक उसका मुंह बंद हो गया। हा, तुम कुछ और हो। क्या मैं तुम पर उस दृष्टिकोण से भरोसा कर सकता हूँ? जियांग ताओ अपनी मूर्ख पत्नी की हरकतों से चकित हो गया और कार में गंभीर माहौल पूरी तरह से गायब हो गया। मैं इस पर काबू पा लूंगा। तब तक मैं निश्चित तौर पर इस पर काबू पा लूंगा। जूली ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई और अपना बचाव किया। और मैं आपके लिए भी ऐसा ही करूंगा। जियांग ताओ ने जूली की खूबसूरती से घुमावदार प्रोफाइल को देखा। उसके मुंह के कोने पर सबसे सुखद मुस्कान थी। जब तक वे घर पहुंचे तब तक रात के 10 बज चुके थे और जियांग बिंग पहले ही जियांग जू को बिस्तर पर ले जा चुका था। बारी बारी से तरोताजा होने के बाद जियांग ताओ और जूली का उस रात अंतरंगता का कोई मूड नहीं था। उन्होंने एक ब्रेक लेने का फैसला किया। जूली को दोपहर के समय बच्चों की देखभाल करनी थी और उसकी झपकी छूट गई थी, इसलिए वह जियांग ताओ का हाथ अपने ऊपर रखकर जल्दी ही सो गई। जियांग ताओ भी थका हुआ था, लेकिन आधी रात तक जागता रहा जब नए खुफिया अपडेट आए। आज का इंटेलिजेंस 01। कल जब आप अपनी पत्नी के चचेरे भाई जू जियांताओ को देखने के लिए पिंग काउंटी के काउंटी अस्पताल गए तो आपको संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। जू जियांताओ की पत्नी यान पिंग वर्तमान में जिंदी गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग 12 कमरा 1003 में जुआ गतिविधियों में शामिल है। अध्याय 122 रेशियो 160,000 मूल्य की बुद्धिमत्ता के 2 नए टुकड़े। जुए की रिपोर्ट करने पर आपको 8,000 युआन का इनाम मिल सकता है। नोट 1, जुआ गतिविधि समाप्त होने में 3 घंटे 19 मिनट शेष है। नोट 2, न्याय की रोशनी अंधेरे को रोशन कर सकती है। परिवार के बजाय धार्मिकता चुनने से आपको रिपोर्टिंग के लिए 10 गुना अतिरिक्त इनाम मिल सकता है। तुरंत भुगतान किया गया। ... यह महिला सचमुच। यह देखते हुए कि आज की जानकारी का पहला टुकड़ा वास्तव में जूली की भाभी से संबंधित है। जियांग ताओ थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन कुछ क्रोधित भी था। जूली का भाई पहले से ही अस्पताल में भर्ती है और बेहोश है, फिर भी इस महिला का मन अभी भी जुआ खेलने का है। आखिर क्या बात है? क्या वह सिर्फ लापरवाह है या उसे जूली के भाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? ऐसी पत्नी मिलना सचमुच 8 जन्मों के लिए दुर्भाग्य है। क्या करें? इंटेल के नीचे 2 नोट देख रहा हूं। जियांग ताओ ने जूली की भाभी को रोशन करने के लिए न्याय की रोशनी चुनने में संकोच नहीं किया। रिपोर्टिंग इनाम का 10 गुना यानी 80,000 युआन, और इसका तुरंत भुगतान किया जाता है। अगर मैं ये पैसा नहीं कमाऊंगा तो ये बर्बादी होगी। माफ करें भाभी, लेकिन मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, आपकी जुए की आदत छोड़ने में मदद करने के लिए। यदि वह एक भाभी होती जिसके साथ उसका अच्छा व्यवहार होता तो जियांग ताओ परिवार के बजाय धार्मिकता को चुनने में संकोच कर सकता था। लेकिन यानपिंग जैसी भाभी का सामना करते हुए जियांग ताओ को लगा कि एक सेकंड भी झिझकना 80,000 युआन के इनाम के साथ विश्वासघात होगा। जुए के लिए यानपिंग की शिकायत करने पर उन पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। भाई टोंगजी हमेशा कहते थे कि वह न्याय की रोशनी है, जुए और नशीली दवाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। अपना मन बना लेने के बाद जियांग ताओ ने पन्ने पलटने और आज की जानकारी के दूसरे टुकड़े को देखने का फैसला किया। दैनिक इंटेल 02। आपने जानकारी प्राप्त करने के लिए कल पिंग काउंटी के उत्तरी कोने पर तियान मिंगरोव के स्टोर से एक स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट खरीदा। तियान मिंगरोव का एक नियमित ग्राहक बाजार मूल्य से 18,480 युआन कम मूल्य का लॉटरी टिकट बेचना चाहता है। एक बार निकाले जाने पर यह टिकट 106,880 युआन का पुरस्कार जीत सकता है। इसे खरीदने और ड्रॉ की प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया गया है। नोट नियमित ग्राहक की अपेक्षित कीमत 8,480 युआन है। ... आज की दूसरी खुफिया जानकारी देखकर जियांग ताओ की आंखें चमक उठी। 18,480 की लॉटरी टिकट खरीदने के लिए 8,480 युआन खर्च किए और अंततः 106,880 का पुरस्कार जीता। इस ऑपरेशन का प्रभावी अर्थ होगा 106,880 जीतने के लिए 8,480 युआन का उपयोग करना। यहां तक कि कर का हिस्सा काट देने पर भी हाथ में 70 से 80,000 का मुनाफा रहेगा। ये डील भी हो सकती है। आज के इंटेल के 2 टुकड़ों को एक साथ जोड़ने पर कुल मूल्य लगभग 150,000 से 160,000 युआन था। हालांकि यह कल के बेलपित मूल्य जितना अधिक नहीं है, फिर भी यह सब यह है। बुद्धि के 2 टुकड़ों का विश्लेषण करने के बाद जियांग ताओ ने धीरे से जूली के सिर के नीचे से अपना हाथ खींच लिया और बिस्तर से उठ गया। उसने कोट रैक पर लटका हुआ नीला रोएंदार सूती पायजामा पहना और बिस्तर के पास की मेज पर चार्जिंग फोन ले लिया। जियांग ताओ ने धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर निकलकर यार्ड के दक्षिण पश्चिम कोने में बाथरूम की ओर चला गया। क्लिक करें टिल्डा। बाथरूम में जाकर उसने पहले लाइट जलाई, फिर सिगरेट सुलगाई। तभी जियांग ताओ ने अपने फोन पर 110 डायल किया। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। थोड़ी देर बाद फोन का जवाब दिया गया और एक महिला ऑपरेटर की आवाज आई। हेलो, हम आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं? नमस्कार, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या जुए की रिपोर्ट करने पर कोई इनाम है? जियांग ताओ बिना शब्द बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आए। हाँ, कानून के अनुसार समूह जुए की रिपोर्ट करने से आपको जब्त किए गए जुआ फंड का 1% इनाम के रूप में मिल सकता है। इनाम की राशि जब्त किए गए फंड के आधार पर भिन्न होती है।
क्या मैं गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर सकता हूँ? जियांग ताओ ने पूछा। भले ही वह न्याय की रोशनी बनना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके दरवाजे पर मुसीबतें खड़ी हो। हाँ, यदि आप अपने नाम से रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको एक अद्वितीय कोड दे सकते हैं। एक बार मामला सुलझ जाए तो आप अपना इनाम लेने के लिए उस कोड के साथ हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं फिर गुमनाम रूप से रिपोर्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि जियांग ताओ काय था, उसे ढूंढने में परेशानी की भावना से नफरत थी। बाद में ऑपरेटर ने जियांग ताओ को सिर्फ उसके लिए एक कोड दिया। जियांग ताओ ने यानपिंग के वर्तमान जुआ स्थान का विवरण दिया। भाई टोंगजी की उल्लिखित इनाम राशि के आधार पर वे निश्चित रूप से काफी बड़ी राशि का सौदा कर रहे होंगे। 8,000 युआन बोनस के लिए जुए की राशि 100,000 से अधिक होनी चाहिए, है ना? अंगूठी। जैसे ही जियांग ताओ ने 110 कॉल बंद की, उसके फोन पर एक सफल स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हुई। 0066 पर समाप्त होने वाले आपके आईसीबीसी बचत खाते में 80,000 युआन जमा किए गए हैं। वर्तमान शेष 81,388 युआन है। अपने फोन पर क्रेडिट नोटिफिकेशन देखकर और जियांग खुश हो गया और उसने तुरंत स्वाइप से मैसेज डिलीट कर दिया। उसकी खाली हुई छोटी तिजोरी को फिर से भरने के लिए इस गुप्त भंडार को अच्छी तरह से छिपाया जाना चाहिए। रिपोर्ट पूरी करने और इनाम प्राप्त करने के बाद जियांग ताओ ने अपना मन शांत किया, आराम किया और खुशी से मुख्य घर के दरवाजे की ओर वापस चला गया। कल सुबह मैं उस लॉटरी टिकट को खरीदने के लिए लॉटरी स्टोर पर जाने के लिए कुछ समय लूंगा और फिर मैं हजारों युआन कमा सकता हूँ। हालांकि ऐसा लगता है कि ड्रॉ नए साल के बाद होगा, इसलिए प्रतीक्षा का समय अधिक है, लेकिन मैं जल्दी में नहीं हूँ। 10,000 प्रतिदिन, 3 लाख प्रति माह, 36 मिलियन प्रति वर्ष। इस कमाई की गति से करोड़पति बनना बहुत करीब लगता है। उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए जियांग ताओ दबे पांव कमरे में गया और मास्टर बेडरूम में बड़े बिस्तर पर लौट आया। एक अच्छा काम करने के बाद जियांग ताओ गहरी नींद में सो गया। इस बीच पिंक काउंटी पुलिस व्यस्त हो गई। 4 पुलिस कारों में 8 लोग बैठे थे जो सावधानी से जिंदी गार्डन जिले की ओर जा रहे थे। जियांग ताओ के दिए गए पते के बाद पिंक काउंटी पुलिस ने यानपिंग सहित 6 जुआरियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। नकद और मोबाइल ट्रांसफर रिकॉर्ड सहित जब्त की गई जुआ निधि कुल मिलाकर लगभग 800,000 युआन थी। हालांकि गुमनाम अच्छे सामरी की पहचान अज्ञात बनी हुई है। पिंक काउंटी पुलिस के लिए एक बार में इतनी बड़ी मात्रा में जुआ फंड का भंडाफोड़ करना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बड़ा मामला है। उनके लिए यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। अध्याय 123। भाई तोंगजी एक को पकड़ते हैं और तोड़ते रहते हैं। पिंक काउंटी, कमरा 1003, बिल्डिंग 12, जिंदी गार्डन जिला। कमरे के अंदर घना धुआं किसी परिलोक की तरह घूम रहा था। लिविंग रूम में एक बड़ी कॉफी टेबल पर 4 पुरुष और 2 महिलाएं पोकर खेल रहे थे। कॉफी टेबल की संगमरमर की सतह चमकीले लाल 100 युआन बिलों से ढकी हुई थी। नकदी के साथ पोकर खेलने का संवेदी रोमांच कार्ड और गेम चिप्स को विकल्प के रूप में उपयोग करने से कहीं अधिक तीव्र है। यह स्थान एक संपत्ति थी जिसे यानपिंग ने निवेश उद्देश्यों के लिए खरीदा था, जिसे उसने एक गुप्त जुए के अड्डे में बदल दिया। हर कुछ दिनों में वह पोकर मित्रों के एक समूह को आने और खेलने के लिए आमंत्रित करती थी। मैं 5,000 के साथ फोन करूंगा, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। यानपिंग ने मेज पर रखे पैसों के छोटे से ढेर पर मुट्ठी भर 100 युआन के नोट फेंके और एक थप्पड़ के साथ अपने पत्ते खोल दिए। QK फ्लश। यह आज रात यानपिंग को मिला सबसे अच्छा हाथ था। इस दौर में वह 20,000 युआन से अधिक के कुल दांव का पालन करती रही। जल्दी करो, समय बर्बाद करना बंद करो। यानजी जैसी महिला जितनी सीधी भी नहीं। ओल्ड वैंग, क्या तुम ये कर सकते हो या नहीं? घबराना बंद करो, जल्दी करो। हाँ, क्षमा करें यानजी, ऐसा लगता है कि आज रात मेरी किस्मत काफी अच्छी है, बस आपसे थोड़ी बेहतर है। यानपिंग के सामने बैठे एक छोटे, पतले, गंजे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने कार्ड टेबल पर फेंकते हुए कहा। अरे 3-8। ओल्ड वांग, तुम इस दौर में आग लगा रहे हो। धिक्कार है, ओल्ड वांग आज रात बड़ी जीत हासिल कर रहा है। सौभाग्य से मैं तेजी से भागा। एक फ्लश और 3 ऑफ ए काइंड। ये देवताओं के बीच की लड़ाई है, मेरे एक के कुछ भी नहीं है। कितना दुर्भाग्य है। मेरी सास मुझे हमेशा अस्पताल जाने के लिए कहती है, वह अपनी बुरी किस्मत से मेरे भाग्य को प्रभावित कर रही होगी। यानपिंग ने एक बार में 20,000 युआन से अधिक खो दिए, कोसते हुए और अपने नुकसान के लिए अपनी सास को जिम्मेदार ठहराया। जाते रहो, अस्थायी नुकसान के बारे में चिंता मत करो, जो अंत में हंसता है वह विजेता है। जिस व्यक्ति को सभी लोग ओल्ड वांग कहते थे, उसने अपने सामने मेज पर रखे नकदी के ढेर को साफ किया और सभी से खेलना जारी रखने का आग्रह किया। यानजी, तुम्हारा पति, उसका जिक्र मत करो, बेहतर होगा कि वो मर जाए तो जीवन बीमा कुछ पैसे दे सकता है। हाँ, जब तुम्हारा पति चला जाएगा तो चलो जोड़ी बना लें और साथ रहें। दफा हो जाओ अपनी छोटी सी चीज के साथ। तुम्हारे साथ रहना विधवा होने से ज्यादा बेहतर नहीं होगा। ओल्ड वांग, यानजी के बारे में सपने देखना बंद करो। उसका आदमी 6 फीट से अधिक लंबा और सुंदर है, तुम कहीं भी नहीं टिकोगे। जैसे ही सभी हंसे और मजाक किया, उन्होंने अगला दौर शुरू किया। अचानक दरवाजे को बाहर से जोर से धक्का देकर खोल दिया गया।
वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का एक समूह डंडे लेकर कमरे में घुस आया। कोई न हिले, अपने सिर पर हाथ रखो, बैठ जाओ, यहीं रहो। पुलिसकर्मी की गुस्से भरी चीखें सुनकर यानपिंग और उसका समूह सभी स्तब्ध रह गए। इस समय यानपिंग अभी भी गुस्से में अपने दिल में कोस रही थी। यह अवश्य ही उसके पति के परिवार का दुर्भाग्य उस पर प्रभाव डाल रहा होगा। पूरी रात पैसे खोना एक बात थी, अब मौके पर ही पकड़ा जाना यह अब तक का सबसे खराब भाग्य था। पुलिसकर्मियों के एक अच्छी तरह से सशस्त्र समूह का सामना करते हुए किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी आज्ञाकारी रूप से जमीन पर बैठ गए। इसके बाद सबूत के लिए तस्वीरें ली गईं और जुए की धनराशि जब्त कर ली गई। आखिरकार उन्होंने सभी को हथकड़ी लगा दी और ले गए। नए साल के चौथे दिन की सुबह भी तापमान काफी कम था। सुबह सुबह सड़क पर वाहन और पैदल यात्री कम थे। तियानमिंगरोग घर पर नाश्ते के बाद करने के लिए कुछ नहीं था, व्यापार के लिए दुकान खोलने के लिए चला गया। भले ही नए साल की छुट्टियों के दौरान डबल कलर बॉल नहीं खींची जाती, अभी भी बहुत सारे लोग लॉटरी टिकट या स्क्रैच कार्ड खरीदने आते हैं। कल की तरह एक दिन में स्टो ने स्क्रैच कार्ड में 2000 युआन से अधिक की बिक्री की, जिससे उसे 140 युआन से अधिक की कमाई हुई। साथ ही कुछ छिटपुट लॉटरी ग्राहकों से वह प्रतिदिन लगभग 200 युआन कमा सकती थी। 50 वर्ष की एक महिला के लिए जो तलाकशुदा है, वह इस कमाई से काफी संतुष्ट है। हर दिन लॉटरी टिकट बेचना और स्टो में लघु नाटक देखना काम काफी आरामदायक है। लंबे समय तक लॉटरी की दुकान चलाने और नियमित ग्राहक जमा करने के बाद यह एक ऐसा काम है जो बुढ़ापे में उसका सहारा बन सकता है। आखिरकार दुनिया में रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले लोगों की कमी नहीं है। एक के बाद एक जत्थे, उनका आना कभी बंद नहीं होता। आकस्मिक खरीदार बेतरतीब ढंग से 2 या 3 प्रविष्टियों पर दांव लगाते हैं। ये केवल छोटी छोटी प्रविष्टियां हैं। कुछ अनुभवी लॉटरी खिलाड़ी हर बार सैकड़ों या हजारों प्रविष्टियों पर दांव लगाते हैं। ये सच्ची खर्चीली चीजें हैं और लॉटरी स्टो की आय का मुख्य स्रोत है। विशेष रूप से जो इतने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, वे और भी अधिक आश्वस्त हो जाते हैं कि लॉटरी का एक पैटर्न होता है। वे गर्म और ठंडी संख्याओं, विभिन्न वर्गों, बड़े और छोटे, विषम और सम का अध्ययन करते हैं। उनकी विशेषज्ञता उन्हें लॉटरी विशेषज्ञ बनाएगी। वे आश्वस्त हैं कि यदि उनका नंबर चुनने का कौशल काफी अच्छा है तो वे निश्चित रूप से जैकपॉट जीतेंगे। यदि किसी लॉटरी स्टो को एक नियमित बाध्यकारी खिलाड़ी मिल सकता है तो उसे मासिक मुनाफा कई सौ से अधिक मिल सकता है। तियानमिंगरोग के स्टो में ऐसा टॉप ब्रदर है। इस टॉप ब्रदर के पास लॉटरी खरीदने का लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। वह हर ड्रॉ में बिना किसी असफलता के खरीदारी करता है। कभी 40 या 50, कभी 4 या 500, यहाँ तक कि 1000 से भी अधिक खर्च कर देता है। ये टॉप ब्रदर हर महीने तियानमिंगरोग के स्टो से कई हजार युआन मूल्य के टिकट खरीदता है। नए साल से पहले किसी अज्ञात कारण से इस टॉप ब्रदर ने तियानमिंगरोग के स्टो से लगभग 20,000 युआन का एक मेगा कंपाउंड टिकट खरीदा। शायद यह अंतर्ज्ञान था या उसे लगा कि वह जैकपॉट जीत सकता है। हालांकि जब टॉप ब्रदर अगले दिन शांत हो गया तो उसे थोड़ा पछतावा हुआ। इन दिनों पछतावा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोकप्रिय एआई डीप सीक के माध्यम से अपने टिकट चलाने के बाद जीतने की दर इतनी कम थी कि कुत्ते भी अपना सिर हिला देंगे। अध्याय 124। भाई तोंगजी एक को पकड़ते हैं और तोड़ते रहते हैं। तो भाई नंबर 1 पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से आत्मविश्वास खो दिया। उसने तियानमिंगरोग से यह पता लगाने में मदद करने के लिए कहना शुरू कर दिया कि उस टिकट को कैसे बेचा जाए, भले ही इसके लिए उसे कुछ पैसे खोने पड़े। तियानमिंगरोग खुशी खुशी सहमत हो गए, लेकिन वास्तव में ब्रदर नंबर 1 के अनुरोध को गंभीरता से नहीं लिया। चलो, पिंक काउंटी जैसे छोटे शहर में कौन इतना मूर्ख होगा जो लॉटरी टिकट पर 20,000 युआन खर्च करेगा। आप में से किसी एक का होना ही काफी है और आप दूसरा ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा लॉटरी टिकट बहुत ही व्यक्तिगत वस्तुएं हैं। हर किसी के पास भाग्यशाली संख्याओं का अपना सेट होता है, जो आमतौर पर उनके या उनके परिवार के जन्मदिन से संबंधित संख्याओं से बना होता है। हर कोई सोचता है कि वे इस दुनिया के नायक हैं। भाग्य ने अवश्य ही उनकी जन्मतिथि से जटिल रूप से जुड़ा हुआ एक ईस्टर अंडा स्थापित किया होगा, जो उनके द्वारा इसकी खोज किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आपने जो टिकट चुना है, केवल आप ही सोचते हैं कि वह जीतेगा, अन्य लोग इसे उसी नजरिए से नहीं देखते हैं। आप सोचते हैं कि आप दुनिया के नायक हैं, जबकि अन्य सोचते हैं कि वे भी नायक हैं। अब आप इसका पछतावा करते हैं और सत्ता संभालने के लिए किसी मूर्ख को ढूंढना चाहते हैं। सपने देखते रहो। आपने जो टिकट खरीदा है उसके ड्रॉ का आप केवल आंसू बहाकर इंतजार कर सकते हैं। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। जैसे ही तियानमिंगरोग अंदर आए और फर्श पर झाड़ू लगाने ही वाली थी, उसकी डाउन जैकेट की जेब से उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और कॉलर आईडी पर लिखा था, भाई नंबर 1। तियानमिंगरोग को तुरंत सिरदर्द महसूस हुआ। यह आदमी उसे दिन में 10 बार फोन करता है, लॉटरी टिकट के बारे में पूछता है, ये बहुत परेशान करने वाला है। अरे दापिंग। स्टो की पुरानी ग्राहक होने के नाते भले ही तियानमिंगरोग नाराज थी, लेकिन जब उसने कॉल का जवाब दिया तो उसका स्वर तुरंत उत्साही हो गया। सिस्टर तियान, वो टिकट कैसा चल रहा है? क्या कोई इसे खरीदने में रुचि रखता है?
भले ही कीमत थोड़ी कम हो, ये ठीक है, इसे लगभग 10,000 युआन में बेचना बहुत अच्छा होगा। बस उन्हें बताएं कि इस टिकट की जीत दर उच्च होने की गारंटी है। मैं इसे केवल इसलिए सस्ते में बेच रहा हूं क्योंकि घर पर कोई आपातकालीन स्थिति है और मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। पंक्ति के दूसरे छोर से एक आदमी की आवाज आई और तियान मिंगरोग ने इसे बकवास माना और इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। नवयुवक, तुम दूसरों को मूर्ख बना सकते हो लेकिन स्वयं को मूर्ख मत बनाओ। यदि जीत की दर इतनी अधिक है तो आप इसे अपने पास क्यों नहीं रखते? दापेंग, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, लेकिन ये टिकट इतनी बड़ी कीमत का है, आम लोग वास्तव में इसे वहन नहीं कर सकते। जैसे ही वह बोल रही थी, तियान मिंगरोग ने अचानक नजर डाली और देखा कि उसकी दुकान के सामने एक काली काली मर्सिडीज खड़ी है। कार का दरवाजा खुला और लगभग 30 साल का एक खूबसूरत युवक बाहर आया। तियान मिंगरोग ने उसे याद किया। कल वह एक फिल्म स्टार जैसी खूबसूरत महिला के साथ उसके स्टोर में आया और 500 युआन स्क्रैच ऑफ टिकटों का एक पैकेट खरीदा। और वे भाग्यशाली रहे और 700 युआन से अधिक जीते। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में पूछता रहूंगा। ओह, कोई यहाँ आ रहा है, अभी फोन रख रहा हूँ। जैसे ही तियान मिंगरोग ने ब्रदर नंबर 1 कहकर फोन रखा, जियांग ताओ ने भी दुकान का दरवाजा अंदर धकेल दिया। हेलो हैंडसम, कल आपकी किस्मत अच्छी थी, आज एक और किताब चाहिए। हो सकता है कि आप कुछ 100 और कमा सके। तियान मिंगरोग ने जियांग ताओ की ओर देखा, मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कुछ चापलूसी भरे शब्द बोले। क्या आपके पास स्क्रैच ऑफ की पूरी किताब है? जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, इसमें शामिल जोखिमों के कारण खुली पैकेजिंग के साथ स्क्रैच ऑफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर दुकान के मालिक को पता चलता है कि पहले बेचे गए स्क्रैच ऑफ से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, तो वे बचे हुए को खुद ही खुर्च कर निकाल लेते हैं। ऐसे टिकटों पर खोने से ज्यादा पैसा कमाने का मौका होता है। बड़े पुरस्कारों के विजेताओं को दुकान का मालिक निश्चित रूप से नहीं छुएगा, क्योंकि उनसे पैसे की हानि निश्चित है। जियांग ताओ ने तियान मिंगरोग से लॉटरी टिकट के बारे में पूछकर शुरुआत नहीं की। वह पहले तो अनौपचारिक बातचीत में व्यस्त रहा और उसके इस मुद्दे को उठाने का इंतजार करने लगा। एक चतुर शिकारी उनके शिकार के रूप में प्रकट होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक लाऊंगा, इसे देखो। तियान मिंगरोग ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ को बुलाया, फिर काउंटर की ओर मुड़ा और स्क्रैच ऑफ टिकटों का ढेर बाहर लाया। जियांग ताओ ने प्रति टिकट 20 युआन अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक का चयन किया। इस तरह की किताब की कीमत 1000 युआन है। जियांग ताओ भी रिवर स्टोन की सोने की सामग्री का परीक्षण करना चाहते थे। कोड को स्कैन करने और भुगतान करने के बाद जियांग ताओ ने तियान मिंगरोग से एक छोटा फावड़ा लिया और खरोचना शुरू कर दिया। 50 स्क्रैच ऑफ में से 28 खाली पुरस्कार थे और 22 जीते गए। उनमें से 10-20 युआन के थे, न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ। 7 50 युआन के थे, 300 युआन के थे, एक 200 युआन का था और एक 500 युआन का था। अंत में पुरस्कार राशि कुल मिलाकर 1350 युआन हो गई। एक किताब से 350 युआन की कमाई हुई। सुंदर, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपने कल लगभग 300 युआन नहीं कमाए। आज आपने 350 और कमाए। आपकी किस्मत अद्भुत है, बहुत कम लोग ही आपकी तरह जीत पाते हैं। जबकि तियान मिंगरोग ने जियांग ताओ को उसके पुरस्कार का दावा करने में मदद की, वह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित दिखी। हाँ, पिछले कुछ दिनों में मेरी किस्मत अच्छी रही है। महिला के साथ सामान्य बातचीत करते हुए जियांग ताओ अंदर से चिल्ला रहा था। लेडी, चलो इधर उधर घूमना बंद करो, मुद्दे पर आते हैं। वैसे सुंदर, हमारे नियमित ग्राहकों में से एक ने पहले एक बड़ा संयोजन लॉटरी टिकट खरीदा था। फिलहाल उसके पास नकदी की कमी है, इसलिए वह इसे सस्ते में बेचना चाहता है। क्या आप रुचि रखते हैं? यह महसूस करते हुए कि जियांग ताओ को उसके पुरस्कार का दावा करने में मदद करने का सही समय था, वह अंततः लॉटरी टिकट ले आई। ओह, कैसा बड़ा संयोजन, कितना? जियांग ताओ ने सहयोगात्मक ढंग से पूछते हुए लापरवाही का अभिनय किया। तियान मिंगरोग ने कहा, यह 12 लाल और 5 नीली गेंदों के साथ एक बड़ा संयोजन टिकट है, जिसमें कुल 9240 दांव हैं, जिनकी कुल कीमत 18480 युआन है। क्या 18480? वाह, ये लगभग 20,000 युआन है। बहुत बड़ा शॉट। जियांग ताओ ने सहयोगात्मक ढंग से अत्यंत आश्चर्य का भाव रखा। उन्होंने हकीकत में इतनी महंगी लॉटरी टिकट के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि ऑनलाइन लॉटरी टिकटों पर जुआ खेलने के लिए कंपनियों द्वारा हजारों से लाखों का गबन करने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अध्याय 125, भाई तोंगजी एक को पकड़ते हैं और तोड़ते रहते हैं। राशि वास्तव में छोटी नहीं है। सुंदर, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्या आप रुचि रखते हैं? भले ही आप पहला पुरस्कार न जीते, कुछ तीसरे पुरस्कार आपकी लागत को कवर करेंगे। यदि आप दूसरा पुरस्कार जीत सकते हैं तो आप और भी अधिक कमाएंगे। तियान मिंगरोग जियांग ताओ को खरीदने के लिए धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह तो सामान्य पूछताछ कर रहा था। क्या होगा यदि व्यक्ति इसे खरीदता है और पैसे खो देता है और फिर उसे दोष देता है? तियान मिंगरोग ऐसे कृतघ्न कार्य से परेशान नहीं होगा। हाँ, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अगर यह जीतने की गारंटी है तो आप इसे अपने पास क्यों नहीं रखेंगे?
जियांग ताओ हंसे और अपना सिर हिलाया, परवाह न करने का नाटक किया और पहले तियान मिंगरो के साथ मजाक किया। कोई बात नहीं जवान आदमी, मैं बस पूछ रहा हूं, अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तियान मिंगरोग धक्का देने वाला नहीं था, वह जानती थी कि इस तरह की चीज के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उसने सोचा कि यह संभव है कि वह ये टिकट नहीं बेच पाएगी। अगर यह सस्ता है तो कितना सस्ता है? जियांग ताओ ने कुछ हंसी मजाक के बाद लापरवाही से एक सवाल पूछा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हजार सस्ता हो सकता है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं युवा व्यक्ति, मैं टिकट मालिक को फोन कर सकता हूं और आप आमने सामने बात कर सकते हैं। तियान मिंगरोग खुश था क्योंकि जियांग ताओ खरीदने में दिलचस्पी ले रहा था। ब्रदर रैंक 1 ने कहा था कि अगर वह टिकट बेचने में मदद करेगी तो उसे 500 युआन का बोनस मिलेगा। ठीक है, उसे बुलाओ और हम व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। जियांग ताओ ने बोलना समाप्त किया, दुकान में एक गोल कुर्सी पर बैठ गया और अपने पैकेट से एक सिगरेट सुलगा ली। जरूर, रुको, मैं उसे तुरंत फोन करूंगा। जब तियान मिंगरोग बोल रही थी, उसने टिकट मालिक को जल्दी आने के लिए उसका नंबर डायल किया। इससे पहले कि जियांग ताओ ने अपनी सिगरेट खत्म की, एक BYD किन इलेक्ट्रिक कार लॉटरी की दुकान पर रुकी। कार का दरवाजा खुला और लगभग 40 वर्ष का एक मोटा अधेड़ आदमी बाहर निकला। उस आदमी को देखकर जियांग ताओ को लगा कि वह परिचित लग रहा है, जैसे कि उसने उसे हाल ही में कहीं देखा हो। अचानक ये क्लिक हुआ, यह दूसरा खरीदार था जिससे वह कल अपने चाचा के पशु फार्म में गाय खरीदते समय मिला था। खैर, भाई टोंगजी वास्तव में हर अवसर का लाभ उठा रहे हैं। यदि भाई टोंगजी जानकारी प्रदान न करते, 1000 ग्राम प्राकृतिक बेजार वाली वह बुरी गाय संभवतः इस व्यक्ति द्वारा खरीदी गई होगी। जहां तक बेजार का अंत होगा ये कहना कठिन है, लेकिन यह निश्चित रूप से जियांग ताओ नहीं होगा। ये लॉटरी टिकट भी भाई टोंगजी की जानकारी के बिना जियांग ताओ इसे खरीदने नहीं आता। साथ ही यह भी संभव है कि अंत में कोई इसे नहीं खरीदेगा और यह व्यक्ति अभी भी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा होगा। अन्यथा 1 लाख से अधिक की पुरस्कार राशि उसकी होती। अब बेजार जियांग ताओ का है और जल्द ही पुरस्कार राशि भी होगी। 2 दिनों में 2 बार इस आदमी के अवसरों को रोकते हुए जियांग ताओ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। दापिंग, आप यहाँ हैं। ये सुंदर लड़का आपके लॉटरी टिकट में बहुत रुचि रखता है। तियान मिंगरोग मुस्कुराए और प्रवेश करते ही जियांग ताओ से एन दापिंग का परिचय कराया। हेलो हैंडसम, मैं डेपिंग हूँ। क्या हम कल नहीं मिले थे? एन दापिंग को अभी भी जियांग ताओ याद है और उसने हैरान होकर उससे पूछा। हाँ, मैं भी कल गाय खरीदने के लिए तियान फैमिली मैनर के पशु फार्म में गया था और आपको वहां देखा था। यह महसूस करते हुए कि एन दापिंग ने उसे पहचान लिया है, जियांग ताओ ने सीधे तौर पर उसकी पहचान स्वीकार कर ली। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि हमारा मिलना तय है। सिगरेट का ख्याल रखना भाई। एक दापिंग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जियांग ताओ को देने के लिए जल्दी से एक सिगरेट निकाली। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों विकर से बनी एक छोटी कांच की चाय की मेज के पास बैठे और लॉटरी टिकट पर बातचीत करने लगे। भाई टोंगजी की जानकारी के साथ जियांग ताओ अनिवार्य रूप से एन दापिंग की निचली रेखा को जानता था। बातचीत में जियांग ताओ का पलड़ा भारी था। वह स्पष्ट विवरण जानता था, जबकि एन दापिंग को नहीं पता था। अंततः जियांग ताओ द्वारा 18,480 मूल्य के लॉटरी टिकट का सौदा 8,480 में कर दिया गया। हालांकि एन दापिंग का दिल टूट गया, लेकिन उसने दर्द के साथ टिकट बेच दिया। आज से पहले एन दापिंग द्वारा तियान मिंगरोग को अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में बताना सिर्फ एक कवर स्टोरी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। कल रात उसकी पत्नी दूसरों के साथ जुआ खेलते पकड़ी गई और उसके द्वारा ली गई 10,000 से अधिक नकदी को जुए के फंड के रूप में जब्त कर लिया गया। अब उसे अपनी पत्नी के जुर्माने के लिए धन की व्यवस्था करनी थी और गृह ऋण भी चुकाना था, इसलिए कम कीमत पर भी उसे इसे बेचना पड़ा। तियान मिंगरोग ने लॉटरी मशीन से टिकट की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में सहायता की। इसके बाद जियांग ताओ ने तुरंत 8,480 को एन दापिंग को हस्तांतरित कर दिया। टिकट अब तुम्हारा है दोस्त। आशा है कि तुम प्रथम पुरस्कार जीतोगे। स्थानांतरण प्राप्त करने के बाद एन दापिंग ने जियांग ताओ को टिकट सौंप दिया। धन्यवाद, देखते हैं मेरी किस्मत कैसी है। बिना किसी देरी के जियांग ताओ ने टिकट लिया और चला गया। जियांग ताओ को दरवाजे पर मर्सिडीज में बैठते देख एन दापिंग की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। जब जियांग ताओ लॉटरी टिकट खरीदकर घर लौटा तो सुबह के ठीक 9 बजे थे। प्रिय टिल्डे, तुम कहाँ थे? जियो बिंग लंबी पैदल यात्रा पर जाना चाहता है, क्या तुम आ रहे हो? जब जियांग ताओ घर पहुंचा तो जूली उसके पास आए और उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। आज का दिन मेरे चाचा गाय का वध कर रहे हैं, इसलिए मुझे घर पर रहना होगा, तुम्हें पता है। जियांग ताओ ने जूली को आप जानते हैं वाली नजर से देखते हुए आंख मारी। ओह ठीक है प्रिय, तुम घर पर रहो जब तक हम अकेले चले जाते हैं। अगर कोई अच्छी खबर हो तो मुझे तुरंत बताएं। जब जूली ने गाय के वध के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने मैं समझती हूँ जैसी दृष्टि से उत्तर दिया। हालांकि उसे गोमांस बहुत पसंद था, लेकिन उसे खूनी दृश्य का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
आप दोनों अपने फ्लर्टिंग कौशल का अभ्यास कहाँ कर रहे हैं? सोफे पर बैठकर पिस्ते खाते हुए जियांग बिन को अपने भाई और भाभी की छेड़खानी पसंद नहीं आई। आए दिन यदि आप सावधान नहीं रहते हैं तो आपको पीडीए का एक कॉल मिलता है, ये सचमुच काफी है। अध्याय 126 बेजार का एक मालिक है 1.49 मिलियन में बेचा गया। ड्राइवर जियो बिंग ने जू ली और जियांग जू को लंबी पैदल यात्रा के लिए बाहर निकाला। उन तीनों को दूर जाते हुए देखने के बाद जियांग ताओ मुड़ा और घर वापस चला गया। लिविंग रूम में वापस आकर उसने लॉटरी टिकट निकाला जो उसने अभी अभी 8,000 से अधिक में खरीदा था और उसे फिर से देखा। नोट, ये लॉटरी टिकट अद्वितीय है, इसकी नकल नहीं की जा सकती, अन्यथा आप जीतने का मौका खो देंगे। जब उसने लॉटरी टिकट को देखा तो लाल पाठ की एक पंक्ति अचानक एक एलईडी स्क्रीन की तरह जियांग ताओ की रेटिना पर स्क्रॉल हो गई। अच्छा, जल्दी अमीर बनने का एक और मौका चला गया। जियांग ताओ ने असहाय होकर कंधे उचकाए और अनिच्छा से लॉटरी खेलने की योजना छोड़ दी। अपने शयन कक्ष में लौटते हुए जियांग ताओ ने अपनी बेडसाइड टेबल की दराज खोली। उसने एक बटुआ निकाला और लॉटरी टिकट उसमें रख दिया। यह बटुआ पहला जन्मदिन का उपहार था जो जूली ने उसे तब दिया था जब वे छोटे थे और डेटिंग कर रहे थे, जिसमें बहुत भावुक मूल्य था। हालांकि आजकल मोबाइल भुगतान अधिक सुविधाजनक और तेज हो गया है। बटुए जैसी वस्तुएं धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से समाप्त हो रही हैं। सड़क पर अगर कोई अचानक उनकी जेब से बटुआ निकाल ले तो ये बहुत अजीब लगता है। जीवन वास्तव में आश्चर्यों से भरा है, ये सिर्फ इतना है कि सामान्य लोगों के पास उन्हें खोजने के लिए आंखों की कमी है। लॉटरी टिकट हटाकर जियांग ताओ ने अपने हाल के अनुभवों पर विचार किया और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। भाई टोंगजी के संकेत के बिना उन्हें हाल के किसी भी आश्चर्य का पता नहीं चल पाता। भाई टोंगजी मूलतः आंखें थे जिन्होंने उन्हें आश्चर्य खोजने में मदद की। आज चंद्र नव वर्ष का चौथा दिन है, शनिवार, और अभी भी सरकार के वसंत महोत्सव की छुट्टी का हिस्सा है। नए साल के बाद पहली लॉटरी ड्रॉ 9वें दिन गुरुवार को है, जिसमें 5 दिन बाकी है। अभी जियांग ताओ को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप लॉटरी ड्रॉ की प्रतीक्षा करें। जियो ताओ। लॉटरी का टिकट हटाते ही जियांग ताओ ने बाहर किसी को अपना उपनाम पुकारते हुए सुना। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चाचा आ गए हो। बाहर निकलकर उसने सचमुच अपने चाचा को आंगन में खड़े घर की ओर देखते हुए देखा। कल जियांग ताओ ने अपने चाचा को फोन किया और उनसे घर पर एक बूढ़ी गाय को काटने में मदद करने के लिए एक दिन की छुट्टी लेने को कहा। अंकल, आप यहाँ हैं, अंदर आए और बैठ जाएं, आप पहले इस नए घर में नहीं आए हैं, है ना? जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, अपनी जेब से सिगरेट का आधा पैकेट निकाला और एक अपने चाचा को दिया। अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह गंदा हूं और मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है। आपकी पत्नी ने घर को इतनी अच्छी तरह से साफ किया है, मैं इसे गंदा नहीं करना चाहूंगा। तियान शियाओगुआंग ने साफ और चमकदार फर्श और अंदर सावधानीपूर्वक व्यवस्थित सोफे को देखा। एक मैले कुचले कुंवारे व्यक्ति के रूप में उसे अंदर जाने में सचमुच शर्मिंदगी महसूस हुई। अंकल, आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेरे घर पर हैं, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी। अंदर आइए और कुछ देर बैठिए। नहीं नहीं, मैं बस बाहर से देख लूंगा। चलो असली काम पर लग जाओ। तियान शियाओगुआंग ने जियांग ताओ के निमंत्रण को नजरअंदाज कर दिया और गेट की ओर तेजी से चलने लगा। यह देखकर जियांग ताओ ने दबाव डालना बंद कर दिया और जल्दी से गेट को अपने पीछे बंद कर लिया। अब तक उनके छोटे से फार्म हाउस के आंगन में मौजूद वस्तुओं की कीमत 10 लाख से अधिक थी। हालांकि गांव में चोरी कम होती थी, फिर भी सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता था। जियांग ताओ अपने चाचा को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ा और बातचीत करते हुए वे उसके माता पिता के घर पहुंचे। उसके पिता जियांग ताओ के निर्देशानुसार पहले ही बड़ी पीली गाय को वापस आंगन में ले आए थे। पुराने घर का आंगन इतना विशाल और आरामदायक था कि एक गाय को काटा जा सके। जब बाहर इतनी जगह है तो आपको घर पर ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं तुम लोगों को प्रबंधित नहीं करना चाहता। मैं ऐसे खूनी दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप लोग इसे संभालें, मैं छुट्टी के लिए बाहर जा रहा हूं। तियान शियाओमी ने असहाय होकर कहा, मुड़ा और घर से निकल गया। बाईं ओर जियांग ताओ और जियांग वेन, साथ ही अंकल और ओल्ड सन, और अगले दरवाजे से अंकल तियानमिंग थे। 5 वयस्क पुरुष बनाम एक बूढ़ी पीली गाय, पर्याप्त जनशक्ति से अधिक। तियान शियाओगुआंग 10 वर्षों से अधिक समय से मवेशी फार्म में मवेशियों को चरा रहा था, और वह न केवल चारा खिलाने में बल्कि कसाई बनाने में भी अच्छा था। उन्होंने मुख्य डीपीएस के रूप में कार्य किया, जिसमें जियांग ताओ और अन्य लोगों ने उनकी सहायता की। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारियों के सामने मजबूत पीली गाय केवल वध की प्रतीक्षा में भोजन बन सकती है। वध समाप्त करने के बाद उन्होंने बूढ़ी पीली गाय को पहले से स्थापित लकड़ी के फ्रेम पर लटकाने के लिए एक चेन होइस्ट का उपयोग किया। तियान जियाओगुआंग ने बूढ़ी पीली गाय का पेट कुशलता से खोला। यह दृश्य निश्चित रूप से बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं था और वास्तव में थोड़ा रक्तरंजित था। जियांग ताओ ने घबराकर बूढ़ी पीली गाय के अंदर की ओर देखा और एक चमकता हुआ स्थान चमकता हुआ देखा। यदि उसने सही अनुमान लगाया तो वह प्राकृतिक पित्त पथरी होनी चाहिए, लेकिन इतने सारे लोगों को देखते हुए वह ध्यान आकर्षित किए बिना चुपचाप उस पित्त पथरी को कैसे प्राप्त कर सकता था?
निस्संदेह जितने कम लोग इसके बारे में जानेंगे उतना अच्छा होगा। जब जियांग ताओ का दिमाग समाधान के लिए दौड़ रहा था, अचानक शब्द उसकी रेटिना पर दिखाई देने लगे। लक्ष्य वस्तु प्राकृतिक पित्तपथरी जल्द ही उजागर होगी। क्या आप इसे शीघ्र प्राप्त करने और उचित ढंग से संभालने के लिए 1000 युआन खर्च करना चाहेंगे? अपने रेटिना पर अचानक पाठ देखकर जियांग ताओ खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। तुम ऐसा कर सकते हो। भाई टोंगजी प्रभावशाली थे। 1000 युआन की लागत के बावजूद जियांग ताओ को लगा कि यह एक उचित शुल्क था। सबसे पहले वह नहीं चाहते थे कि अधिक लोग पित्तपथरी के बारे में जाने। दूसरे, वह ये भी नहीं जानता होगा कि इसे कैसे संभालना है। यदि हैंडलिंग की प्रक्रिया के दौरान कुछ ग्राम खो गए तो ये केवल 1000 युआन का मामला नहीं होगा। अब 1000 युआन खर्च करके वह इसे जल्दी से प्राप्त कर सकता था और इसे अपने लिए संसाधित कर सकता था। यह बड़ा सौदा कुछ ऐसा था जिसे जियांग ताओ स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा और इसमें किसी हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 127 मवेशी गैलेस्टोन का एक मालिक है। अंतिम कीमत 1.49 मिलियन। हाँ, इसके साथ ही जियांग ताओ ने अपने मन में हाँ चुना। उसने पहली बार अपनी बाईं पैंट की जेब में स्मार्टफोन से कुछ हलचल महसूस की। इसके तुरंत बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी दाहिनी पैंट की जेब में एक चौकोर और सख्त वस्तु दिखाई दे रही है। कटौती सफल। प्राकृतिक बेजार का अधिग्रहण और वितरण कर दिया गया है। कृपया इसकी जांच करें। अपने रेटिना पर पाठ की नई पंक्ति को देखकर जियांग ताओ ने उत्साहपूर्वक अपना हाथ अपनी जेब में डाला और चारों ओर टटोला। उसकी जेब में रखी वस्तु एक छोटे लकड़ी के बक्से जैसी लग रही थी। प्राकृतिक बेजार शायद अंदर है। प्राकृतिक बेजार को प्राप्त करने के लिए दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम के तरीके चमत्कारी थे और जियांग ताओ को छोड़कर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं शौचालय जा रहा हूँ। जियांग ताओ ने कुछ लोगों का अभिवादन किया और फिर आंगन के दक्षिण पश्चिम कोने में शौचालय की ओर चलने लगा। पिछले 2 वर्षों में गांव के शौचालयों का भी नवीनीकरण किया गया था। वे अब पुराने शौचालय नहीं रहे, अधिक स्वच्छ और स्वच्छ हो गए। एक बार अंदर जाने के बाद जियांग ताओ ने जांच करने के लिए अपनी दाहिनी जेब से सामान निकालने से पहले अपने पिछले हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। यह प्राकृतिक लकड़ी के रंग वाला ताड़ के आकार का लकड़ी का बक्सा था। बक्सा खोलकर देखा तो अंदर शहद खजूर के रंग का एक छोटा अनियमित गोला था। जियांग ताओ की दृष्टि में पाठ की एक पंक्ति छोटे गोले पर प्रदर्शित की गई थी। प्राकृतिक बेजार वजन 1000 ग्राम। इतनी छोटी चीज वास्तव में 1.49 मिलियन में बिक सकती है। प्राकृतिक बेजार की अनुमानित कीमत के बारे में भाई टोंगजी की बुद्धिमत्ता को याद करते हुए जियांग ताओ ने उत्साह में अपनी लार निगल ली। 1.49 मिलियन। मालवाहक ट्रक चलाकर इतनी कमाई करने में कितने साल लगेंगे? साल, 30 साल। भाई टोंगजी की केवल एक बुद्धिमत्ता से उन्होंने 30 वर्षों की कड़ी मेहनत बचा ली। लेकिन ये चीज बेचे कैसे? किसे? हाथ में प्राकृतिक बेजार के साथ जियांग ताओ को अब एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। इसे कैसे बेचा जाए और नकद कैसे निकाला जाए? जियांग ताओ को इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। प्राकृतिक बेजार स्वाभाविक रूप से दुर्लभ है, हमेशा कम आपूर्ति में रहता है और लगातार विक्रेता का बाजार होता है। इसे बेचना और पैसा निकालना विशेष रूप से कठिन नहीं है। वह इसे कुछ दवा कंपनियों या पारंपरिक चीनी दवा कारखानों को बेच सकता था। फिर वहां भी है। जियांग ताओ ने एक अन्य व्यक्ति बीजिंग बो या नीलामी घर के झांग बो के बारे में सोचा। झांग बो का परिवार 1 दशक से अधिक समय से नीलामी व्यवसाय में था। निश्चित रूप से उनके परिवार की तुलना में व्यापक संबंध थे। ये सोचते हुए जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला, बेजार की एक तस्वीर खींची और इसे वीचैट पर झांग बो को भेज दिया। उन्होंने स्थिति को समझाया और अपने मित्रों के बीच इसे बढ़ावा देने के लिए कहा। परिणामस्वरूप जियांग ताओ द्वारा वीचैट संदेश भेजे जाने के 2 मिनट से भी कम समय हुआ था कि झांग बो ने सीधे फोन किया। भाई जियांग, क्या आपके पास वह बेजार है? क्या यह पूरी तरह से प्राकृतिक है? आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फोन पर झांग बो की आवाज अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी और उसने जियांग ताओ से लगातार कई प्रश्न पूछे। झांग बो की आवाज सुनकर जियांग ताओ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आपका क्या मतलब है, झांग बो? निश्चित रूप से आपका परिवार भी बेजार इकट्ठा नहीं करता है। हाँ, भाई जियांग, आप सही कह रहे हैं, हम इसे एकत्र करते हैं। लेकिन यह वास्तविक होना चाहिए। जियांग ताओ ने कहा, उसके बारे में चिंता मत करो, यह बिल्कुल वास्तविक और पूरी तरह से प्राकृतिक है। आप जितना चाहें इसका परीक्षण कर सकते हैं। भाई जियांग, आपका बेजार कितना भारी है? आपकी पूछी गई कीमत क्या है? झांग बो ने समय बर्बाद नहीं किया और बेजार के विवरण के बारे में पूछते हुए सीधे मुद्दे पर आ गए। न बहुत ज्यादा, न बहुत कम, बिल्कुल 1000 ग्राम। जहां तक कीमत की बात है झांग बो, हमने कई बार बहुत खुशी से सहयोग किया है, अगर दोस्त के रूप में नहीं तो कम से कम परिचितों के रूप में। मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ मोलभाव न करें, यह निरर्थक है। एक कीमत 1.49 मिलियन। यदि आप ये कीमत स्वीकार कर सकते हैं तो मैं इसे आपको बेच दूंगा, यदि नहीं तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। जियांग ताओ सीधा साधा था, झांग बो के साथ मोलभाव करने का इच्छुक नहीं था, न ही लालची था।
उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा अनुमानित कीमत उद्धृत की। 1000 ग्राम 1.49 मिलियन। भाई जियांग, इतनी मूल्यवान वस्तु के लिए मुझे अपने पिता के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं अभी स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। जियांग ताओ की पेशकश सुनकर झांग बो ने यह नहीं बताया कि यह महंगा है या सस्ता। ठीक है, मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जियांग ताओ जल्दी में नहीं था। कुछ और पंक्तियां बातचीत करने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। बीजिंग, जिंगसोव गार्डन जिला, बिल्डिंग 5, यूनिट 3, कक्ष 402। जियांग ताओ के साथ वॉयस कॉल बंद करने के बाद झांग बो ने अपने द्वारा भेजी गई तस्वीर खोली और उसकी बारीकी से जांच की। उनके दृष्टिकोण से चित्र में प्राकृतिक बेजार की गुणवत्ता उत्कृष्ट संरक्षण के साथ बहुत अधिक लग रही थी। फिर झांग बो ने अपने पिता झांग लोंग को तस्वीर भेजी और उनकी वॉयस कॉल डायल की। अरे पिताजी, इस बेजार को देखो जो मैंने तुम्हें भेजा है। इसकी गुणवत्ता कैसी है? एक बार कॉल कनेक्ट होने के बाद झांग बो बिना किसी मामूली बातचीत के सीधे मुद्दे पर आ गए। अच्छी चीज है, उत्कृष्ट गुणवत्ता। आपकी किस्मत हाल ही में अच्छी रही है। कल ही आपने सैकड़ों युआन शिकाई सिक्कों का निपटान किया और अब एक उच्च गुणवत्ता वाला बेजार है। बेजार की कीमत इस साल महत्वपूर्ण लाभ मार्जिन के साथ बढ़ रही है। ये लगभग 1000 ग्राम का दिखता है। दूसरी ओर से झांग लोंग की आवाज आश्चर्य और प्रसन्नता से भरी थी। आप अभी भी विशेषज्ञ हैं पिताजी। ग्राहक के अनुसार ये बेजार न तो 1000 ग्राम से अधिक और न ही कम है। झांग लोंग ने पूछा, ग्राहक का प्रस्ताव कितना है? झांग बो ने सच्चाई से उत्तर दिया, 1.49 मिलियन। एक पेशेवर, वह कीमत बिल्कुल उचित है। मेरा अनुमान है कि यदि हम इसे हासिल कर लेते हैं तो हम इसे अधिकतम 1.6 मिलियन में बेच सकते हैं। जियांग ताओ की पेशकश सुनकर झांग लोंग ने उन्हें जानकार माना। तो पिताजी, आपकी क्या राय है? क्या हमें इसे लेना चाहिए? वैसे ये ग्राहक वही है जिसने कल मुझे युआन शिकाई सिक्का बेचा था। वही व्यक्ति। वाह, ये ग्राहक कुछ और है जो साल की शुरुआत में हमारे लिए 2 प्रमुख सौदे लेकर आया है। अध्याय 128, मवेशी गैलेस्टोन का एक मालिक है। अंतिम कीमत 1.49 मिलियन। अन्यथा कौन कहता है? पिताजी, आप ही इस पर निर्णय करें तो बेहतर होगा। स्वीकार करें, बिल्कुल स्वीकार करें, और आपको जल्दी से सामान वापस ले लेना चाहिए। फोन के दूसरे छोर पर झांग लोंग ने विश्लेषण किया। नए साल की अवधि के दौरान हर्बल दवा बाजार में कोई लेन देन की मात्रा नहीं है, इसलिए कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर हैं। यदि वे नए साल के बाद उठना शुरू करते हैं तो दूसरा पक्ष पीछे हट सकता है। ये बेजार चीज पिछले 2 वर्षों में सोने से भी अधिक विचित्र हो गई है, इसलिए इसे जल्दी प्राप्त करना बेहतर है। झांग बो आश्चर्यचकित था। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा करूं? झांग लोंग ने कहा, हाँ, इसे व्यक्तिगत रूप से जाकर इकट्ठा करो और तुरंत निकल पड़ो। झांग बो अवाक रह गया। क्या यह सचमुच इतना जरूरी है? झांग लोंग हंसे और जवाब में पूछा, क्या आप आश्वस्त हैं कि वह केवल आपकी बोली पूछ रहा है? यदि आप नहीं जाते हैं और कोई और आपको पीटता है तो हमारा महीना खराब बीतेगा। झांग बो को अचानक एहसास हुआ, आप वास्तव में अपनी सोच में बहुत अच्छे हैं। ग्राहक जी बेई से है, हमसे बहुत दूर नहीं है। ठीक है, मैं तुरंत जा रहा हूँ। मैं दोपहर तक वहां पहुंच जाऊंगा। झांग लोंग ने निर्देश दिया। जब आप संग्रह कर रहे हो तो मुझे वीडियो पर कॉल करें, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है पिताजी, आप अपना काम जारी रखें, मुझे ग्राहक से संपर्क करने दीजिए और फिर मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आशा है आपकी यात्रा सुखद हो। फोन के दूसरे छोर पर झांग लोंग ने ये कहा और फिर फोन रख दिया। 1.49 मिलियन में एक बेजार, 246,000 में 205 युआन शिकाई सिक्का, कुल 1.736 मिलियन। भाई, जियांग को इतनी अच्छी चीजें कहां से मिली? वह वास्तव में अपना सामान जानता है। झांग बो ने चुपचाप जियांग ताओ के लिए लेनदेन की गणना की और इस सौदे के बारे में और भी अधिक सतर्क हो गए। 1.73 मिलियन मूल्य के सामान के साथ झांग बो और अन्य के लिए लाभ कम से कम 170,000 होगा। पहले से ही नए साल के चौथे दिन और इतना बड़ा मुनाफा आ रहा है। झांग बो का चेहरा उत्साह से भरा था। कुछ गहरी सांसें लेते हुए उसने अपने विचारों को समायोजित किया। फिर झांग बो ने यात्रा के बारे में बताने के लिए जियांग ताओ को फिर से फोन मिलाया। जियांग ताओ तुरंत सहमत हो गए और उन्हें एक स्थान भेजा। किसी को पैसे लाने से कौन मना करेगा? फोन पर व्यवस्था करने के बाद झांग बो ने जल्दी से सामान पैक किया, अपने पिता द्वारा दिया गया बैंक कार्ड लिया और जियांग ताओ द्वारा भेजे गए स्थान पर चला गया। जियांग फैमिली मैनर, जियांग ताओ के माता पिता का घर। 1.5 घंटे में एक बूढ़ी पीली गाय की खाल उतारकर उसकी हड्डियां साफ कर दी गई। तियान जियाओगुआंग द्वारा गोमांस को उसकी बनावट के अनुसार भी काटा गया था। इस टांग में बहुत सारे टेंडन के साथ कड़ा मांस है जो ब्रेजिंग, धीमी गति से पकाने या ठंडे व्यंजनों के लिए स्लाइसिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चक समान रूप से वितरित वसा के साथ कोमल है। हॉटपॉट या स्टेक और कीमा के लिए सबसे अच्छा है। छोटी पसलियां कोमल और रसदार होती हैं जो ग्रिल करने, स्टू करने या ब्रेजिंग के लिए उपयुक्त होती हैं। फ्लैंक सबसे अधिक चबाने योग्य है, स्टेक या पैन फ्राइंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
तियान जियाओगुआंग ने 1 दशक से अधिक समय तक मवेशियों को पाला है, लगभग मवेशी फुसफुसाते हुए। वह न केवल मवेशियों की आदतों को समझते हैं बल्कि बीफ पकाने पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। गोमांस को पकाना और भूनना ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं जानता हो। साइट पर कसाई काटने के बाद यार्ड में एक बड़ा बर्तन स्थापित किया गया था। आज दोपहर के भोजन के लिए असीमित गोमांस था। जियांग ताओ ने जूली से अपने माता पिता को फोन करने और अपने ससुराल के पूरे परिवार को आमंत्रित करने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त जियांग ताओ ने लियू जियुआन, शान युफेई और झांग चाओ 3 भाइयों को भी आमंत्रित करने के लिए फोन किया। नए साल के दौरान हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था। भले ही वे मिले नहीं थे, लेकिन वे अपने फोन पर संपर्क में रहे। ये सुनकर कि यह गोमांस की दावत है, वे सभी उत्साहपूर्वक सहमत हो गए। दोपहर 12 बजे जियांग ताओ के माता पिता के घर में यह एक खुशी के अवसर की तरह जीवंत था। बड़े भाई जियांग शिफ्ट के कारण नहीं आ सके, लेकिन उनकी भाभी 2 भतीजों के साथ आई थी। साथ ही ससुराल में 3 लोगों का परिवार है। लियू जियुआन और शान युफेई भी आए। झांग चाओ पहले बीजिंग लौट आए। अप्रत्याशित रूप से वांग जियाओ भी साथ आए। खैर, इस भावी भतीजी की त्वचा निश्चित रूप से मोटी है। जियांग ताओ ने उसे आमंत्रित भी नहीं किया था। बिन बुलाए वांग शियाओ के लिए जियांग ताओ को कोई आपत्ति नहीं थी। मिल बांटकर खाना खाने से क्या नुकसान है। यहाँ तक कि उन्होंने वांग जियाओ के मिलनसार और मोटी चमड़ी वाले स्वभाव की भी प्रशंसा की। इससे समाज में उसकी अच्छी सेवा होगी। बगल के बुजुर्ग दंपत्ति जियांग तियानमिंग भी मौजूद थे। भोजन के लिए 2 मेजें लगाई गई थी। महिलाएं और बच्चे एक ही टेबल पर। जियांग ताओ और दूसरे लोग। आज दोस्तों और परिवार के इलाज के लिए शराब ओल्ड सन द्वारा लाई गई माओताई थी, सिगरेट हुआजी थी। व्यंजनों में ब्रेस्ड बीफ, स्ट्यूड बीफ, फ्राइड बीफ, ग्रिल्ड बीफ, लिवर और किडनी के साथ लगभग पूरा बीफ भोज शामिल था। आज की दावत का मुख्य पात्र निस्संदेह कार्यक्रम का आयोजक जियांग ताओ था। भाई जियांग, मैं तुम्हें टोस्ट देता हूँ। मैं भाई जियांग को भी टोस्ट देता हूँ। जियो जियांग। चाहे वह लियू जियुआन और उनके 2 भाई हों या सन जियाओबाओ, प्रत्येक ने जियांग ताओ के लिए असीम सम्मान दिखाया। लियू जियुआन और 2 भाइयों के लिए जियांग ताओ बड़ा भाई था जिसने उन्हें बड़ी कमाई करने के लिए प्रेरित किया। सन जियाओबाओ के लिए जियांग ताओ वह दाता था जिसने 2 बार उसकी जान बचाई। इस बार जियांग ताओ के घर में आमंत्रित होने पर सन शियाओबाओ वास्तव में आनंद ले रहे थे। पिछली कुछ रातों में उसने गुप्त रूप से अपने कमरे में अपनी वसीयत लिखी थी। बीजिंग में एक वकील के साथ इसे औपचारिक रूप देने और इसे नोटरीकृत कराने की योजना है। दूसरी मेज पर जू ली ने अपने पति को देखा। जाहिर तौर पर आज की सभा का मूल दूसरों द्वारा दिखाए गए हार्दिक सम्मान ने उसे उसकी पत्नी के रूप में अत्यधिक संतुष्टि से भर दिया। सास जू योगमेई और नंद जू शा ने जियांग ताओ को आत्मविश्वास से और सभी के साथ बातचीत करते हुए देखा। जियांग ताओ के प्रति उनका दृष्टिकोण सूक्ष्मता से बदल गया। कम से कम अब जब वे जियांग ताओ को देखते हैं तो वे उसे नजरअंदाज नहीं करते हैं। भोजन आनंद और सद्भाव से भरा था। 12 बजे के बाद शुरू हुआ। उन्होंने दोपहर 3 बजे तक शराब पी। अंगूठी। जैसे ही जियांग ताओ ने डाइनिंग टेबल पैक करना समाप्त किया, उसके सेल फोन की घंटी बजी। इसे निकालकर देखा तो कॉलर आईडी पर लिखा था, बोया ऑक्शन हाउस झांगबो। यहाँ धन भेजने वाला लड़का आता है। अध्याय 129, नई बुद्धिमत्ता, मुनाफा 5 गुना बढ़ा। अरे झांगबो, आप गांव के प्रवेश द्वार पर हैं। ये जल्दी था। प्रवेश द्वार पर बहुत सारी निगाहें हैं। थोड़ा और अंदर चले, मैं आपसे मिलने के लिए बाहर आऊंगा। सफेद ऑडी। ठीक है, समझ गया। उन्होंने फोन पर कुछ बातें की और फोन रखने के बाद जियांग ताओ जाने के लिए तैयार हो गए। हनी टिल्डे, तुम अभी किससे बात कर रहे थे, लड़के से या लड़की से? जियांग ताओ को फोन काटते देख जूली हंसे और उसकी बाह को गले लगा लिया और चंचलता से पूछा, एक लड़का, हमारा धन भेजने वाला लड़का आ गया है। हम सब मिलकर उससे मिले। धन भेजने वाला लड़का, आपका मतलब है? जियांग ताओ की बातें सुनकर जूली की आंखें चमक उठी और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। हाँ, जियांग ताओ ने जूली को जानने वाली नजर से देखा। फिर जल्दी करो, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जूली ने तुरंत जियांग ताओ की नजर को समझ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने लगा। अरे धीरे करो बदमाश, इतनी जल्दी क्या है? वह सीधे हमारे दरवाजे पर पैसा लाया है, मैं जल्दी में कैसे नहीं हो सकता? जियांग ताओ के माता पिता के घर से बाहर और सड़क पर निकलते समय जोड़े ने एक दूसरे से फुसफुसाए। बीजिंग लाइसेंस प्लेट वाली सफेद ऑडी गांव में काफी आकर्षक थी। सड़क पर पहुंचते ही जियांग ताओ ने उसे देख लिया। झांगबो ने जियांग ताओ और जूली को भी देखा और धीरे से कार खींची और बाहर निकल गए। नया साल मुबारक हो भाई जियांग। और यह भाभी ही होगी। नया साल मुबारक हो भाभी। कार से बाहर निकलते ही झांगबो ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ और जूली का स्वागत किया। हालांकि जूली की सुंदरता और परफेक्ट फिगर से आश्चर्यचकित होकर उसकी निगाहें सम्मानजनक थी और भटकती नहीं थी। यहां तक आने के लिए धन्यवाद झांगबो। यह मेरी पत्नी है जूली। जूली, ये झांगबो है। हम कुछ समय पहले बीजिंग में एक दूसरे से मिले थे। वह गहराई से दोस्ती करने लायक व्यक्ति है। हेलो झांगबो, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
नमस्कार भाभी, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। चलो पहले घर चलें, सड़क पर बहुत सारी निगाहें हैं, ये व्यावसायिक बातें करने की जगह नहीं है। जियांग ताओ ने झांगबो को बुलाया, फिर घर की ओर जाने लगा। जियांग ताओ के परिवार के घर पर खड़ी भव्य काली मर्सिडीज GLS को देखकर झांगबो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने खुद को महसूस किया कि भाई जियांग कितने उल्लेखनीय थे। दरवाजा क्यों खुला है? जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, जियांग ताओ ने देखा कि यह थोड़ा खुला हुआ था और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जूली ने कहा, शायद मेरी माँ और साशा ही सबसे पहले घर आई। मैंने उन्हें चाबी दी। ओह। जियांग ताओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और झांगबो को यार्ड में ले गया। वास्तव में लिविंग रूम में जियांग जू जियांग ताओ की सास और भाभी के साथ खेल रहा था, जिन्होंने अभी अभी अपने माता पिता के घर पर खाना खाया था। डू योगमेई और जू शा जियांग ताओ और जूली को एक अजनबी को घर लाते देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। उनका अभिवादन करने के बाद जियांग ताओ झांगबो को अपने कमरे में ले गया, जहां युआन शिकाई सिक्के संग्रहित थे। हालांकि जूली लेन देन को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती थी, लेकिन उसने इसके विरुद्ध निर्णय लिया और अपनी मां और बहन के साथ बाहर रहने का विकल्प चुना। भंडारण कक्ष के अंदर जियांग ताओ ने सबसे पहले अपनी जेब से बेजार वाला एक छोटा बक्सा निकाला और उसे झांगबो को सौंप दिया। बेजार अंदर है, देखो। ठीक है भाई जियांग। जैसे ही झांगबो ने जियांग ताओ से बॉक्स लिया, उसने गहरी सांस ली। वह स्पष्ट रूप से उत्साहित दिख रहा था। उसने धीरे से बक्सा खोला और अंदर भूरा पीला बेजार दिखाई दिया। सबसे पहले उन्होंने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की, फिर उन्होंने इसे सूंघा और अंत में दूर से निरीक्षण के लिए अपने पिता झांग लोन को एक वीडियो कॉल किया। इसका गहन निरीक्षण करने के बाद झांग लोन ने झांगबो से कुछ प्रश्न पूछे और अंत में अपना मूल्यांकन किया। वस्तु ठीक है, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद झांगबो ने अपनी जेब से फ्लिप फोन जैसा दिखने वाला एक हथेली के आकार का उच्च परिशुद्धता वाला मिनी आभूषण इलेक्ट्रॉनिक स्केल निकाला। एक पेशेवर उपकरणों से सुसज्जित होता है। उनका कहना है कि यह स्केल 0.01 ग्राम तक की सटीकता के साथ एक पंख का भी वजन कर सकता है। झांगबो ने बेजार को बॉक्स से बाहर निकाला और उसे मिनी ज्वेलरी स्केल के वजन क्षेत्र पर रख दिया। डिस्प्ले पर 1000.01 ग्राम वजन दिखा। गुणवत्ता और वजन ठीक था और कीमत पर पहले ही सहमति हो चुकी थी, इसलिए अब मोलभाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर झांगबो व्यक्तिगत रूप से 205 युआन शिकाई सिक्कों का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें जियांग ताओ ने बॉक्स में रखा था। ये छोटी छोटी वस्तुएं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत कुछ 100 रुपये थी, उसके पिता को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। वह स्वयं निर्णय ले सकता था। सब कुछ सत्यापित करने के बाद झांगबो ने आसानी से जियांग ताओ को पैसा हस्तांतरित कर दिया। अलीपे प्राप्त हुआ 1,736,000 युआन। उसके अलीपे बैलेंस को एक पल में कुछ हजार युआन से बढ़कर 10 लाख से अधिक होते देख उस रोमांच का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। एक ही समय पर भंडारण कक्ष से अलीपे अधिसूचना ध्वनि जूली और लिविंग रूम के सोफे पर आराम कर रहे अन्य लोगों के कानों तक भी पहुंची। हुश हुश हुश। 3 जोड़ी आंखें तुरंत भंडार के दरवाजे की ओर घूम गईं। जूली का चेहरा खुशी से भर गया था, जबकि डू योगमेई और जू शा के चेहरे पर सदमे के भाव थे। 1.73 मिलियन। क्या जियांग ताओ को वह राशि दी जा रही थी या भुगतान किया जा रहा था? इससे एक बात का संकेत मिलता है। उसके पास अब यह पहले 1.73 मिलियन थे और यह नकद में था। डू योगमेई, जो परिवार के वित्त के प्रभारी थे, अपने परिवार की संपत्ति को सबसे अच्छी तरह जानते थे। अचल संपत्ति और कारों की गिनती न करते हुए उनके पास केवल 800,000 युआन की बचत थी। 1.73 मिलियन का आधा भी नहीं। 1.73 मिलियन के सदमे से वापस आ रहा हूं। डू योगमेई ने जूली को मास्टर बेडरूम में खींच लिया। लिली, मुझे बताओ जियांग ताओ उस व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है? चिंतित नजर से डू योगमेई ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा। उसे डर था कि जियांग ताओ किसी संदिग्ध चीज में फंस सकता है। माँ, आप इतना ज्यादा क्यों सोच रही हैं? क्या मेरे पति ऐसे ही इंसान है? जूली को अपनी माँ के हाव भाव देखकर पता चला कि वह ज्यादा सोच रही है और हंस पड़ी। डू योगमेई ने जूली के माथे पर अपनी उंगली घुमाई और उसे चेतावनी दी। अध्याय 130, नई बुद्धिमत्ता, मुनाफा 5 गुना बढ़ा। तुम मूर्ख लड़की, अभी भी हंस रही हो। तब तक इंतजार मत करो जब तक जियांग ताओ तुम्हें बेच न दे और फिर तुम उसके लिए पैसे गिन लो। फाफ, मेरे पति मुझे बेचने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जियांग ताओ के साथ अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह आश्वस्त जूली ने अपनी मां की ओर मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया। बेशक वह जानती थी कि उसकी मां को बस उसकी चिंता थी। मेरे पति ने कुछ साल पहले बेजार का एक टुकड़ा खरीदा था। इसकी सराहना हुई, इसलिए वह इसे बेचने की योजना बना रहे हैं। पहले वाला लड़का मेरे पति से वह बेजोर खरीदने के लिए बीजिंग से आया था। यह बहाना कुछ ऐसा था जिसे जियांग ताओ और जूली ने मिलकर खोजा था। यह काफी दोषरहित लग रहा था। डू योगमेई हैरान था। बेजार, इतने पैसे में बेचने के लिए इसका वजन कितना होगा? ज्यादा नहीं, बस इतना ही बड़ा। जूली ने बेजार का आकार दिखाने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी का उपयोग किया। इतनी छोटी चीज 1.73 मिलियन में बिकी। डू योगमेई थोड़ा परेशान थे।
यहाँ तक कि इतने आकार का एक ठोस सोने का मोती भी 1.73 मिलियन में नहीं मिलेगा। जूली शांत रही। ये सब बेजार बेचने से नहीं हुआ। मेरे पति ने दूसरों से कुछ पुराने चांदी के सिक्के भी एकत्र किए थे जिन्हें हम 2 से 3 लाख में बेच सकते थे। आपका जियांग ताओ अब क्या कर रहा है? डू योगमेई ने इस साल लौटने के बाद से जियांग ताओ के व्यवहार के बारे में सोचा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर था। किस तरह का ट्रक ड्राइवर नए साल के लिए 10 लाख डॉलर की मर्सिडीज में घर आता है और अपने ससुर को माउताई और हुआजी उपहार में देता है? ऐसे ही 1 लाख से अधिक सौदे करना। मेरे पति अब अपने गुरु के साथ प्राचीन वस्तुओं के व्यवसाय में है। मुझे वास्तव में विशेष जानकारी नहीं है। वैसे भी वह अब पैसा कमाने में वाकई बहुत अच्छा है। ओह, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन बहुत अधिक पैसा होना परेशानी भरा हो सकता है। आपको उस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। माँ, चिंता मत करो। मेरे पति उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। वह पहले नहीं था क्योंकि उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन भविष्य के बारे में कौन जानता है। वह भविष्य में भी नहीं होगा। मैं अपने पति को तुमसे बेहतर जानती हूँ। उम्मीद है। जबकि वे दोनों कमरे में चुपचाप एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। जियांग ताओ और झांगबो ने अपना लेन देन पूरा कर लिया था और उसे विदा करते हुए उसे दूर जाते हुए देखा। कल रात सिस्टम से मिला 80,000 का इनाम भी शामिल है। जियांग ताओ की उपलब्ध नकदी केवल एक दिन में बढ़कर 1.81 मिलियन हो गई। यह सचमुच अचानक अप्रत्याशित लाभ था। झांगबो को अलविदा कहने और घर लौटने के बाद जियांग ताओ को महसूस हुआ कि उसकी सास कभी कभी उसकी ओर देखती है। इसके अलावा जिस तरह से उसने आज उसे देखा वह उसके सामान्य तिरस्कार से अलग था। क्या उसने वास्तव में थोड़ी सी भी सराहना दिखाई? ... शाम करीब 6 बजे ससुराल वाले विदा कराकर चले गए। जब वे जा रहे थे, जियांग ताओ ने अपने ससुर के ट्रंक में 30 पाउंड से अधिक गोमांस लाद दिया। पूरी गाय से 240 पाउंड से अधिक मांस निकला। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आज बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर 30 पाउंड से अधिक नहीं खाया। बाकी को जियांग ताओ द्वारा सीधे सभी के बीच विभाजित किया गया था। यहाँ तक कि लियू झियुआन और उनके 2 भाइयों को जब वे चले गए तो जियांग ताओ ने प्रत्येक को 3 से 4 पाउंड गोमांस दिया। रात में सभी के नहाने की बारी के बाद नानी जियांग बिंग जियांग जू को छोटे कमरे में सोने के लिए ले गई। जूली, जो सबसे आखिर में नहाया था, जियांग ताओ को कमरे में खींचने के लिए इंतजार नहीं कर सका, जो पजामा पहने हुए था और सोफे पर बैठकर अपना फोन देख रहा था। हनी टिल्डा। जियांग ताओ जूली की थोड़ी प्रभावित मधुर आवाज पर कांप उठे और जल्दी से कहा, मैं तुम्हें 100 दूंगा, बाकी मैं अन्य उपयोगों के लिए रखूंगा। ठीक है। जूली ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। वह और जियांग को ट्रांसफर के लिए अपना फोन चलाते हुए देख रही थी, सोच रही थी कि बाद में उसे कैसे इनाम दिया जाए। 100 युआन का एलपे भुगतान प्राप्त हुआ। अपने फोन पर अलर्ट सुनकर जूली की नजर स्नेह से हैरान और फिर चौंक गई जब उसने जियांग ताओ की ओर देखा। रुको, क्या हमारा मतलब डिफॉल्ट 100 वॉट नहीं था? क्या आपने सचमुच 100 दिए? क्या यह आदमी सचमुच मेरा पति है? नहीं, वह मेरा पूर्व पति है। हाँ 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 हाँ। जूली की अभिव्यक्ति को खुशी से भ्रम और फिर शिकायत में बदलते देख जियांग ताओ हंसने से खुद को रोक नहीं सका और तब तक हंसता रहा जब तक उसके आंसू लगभग बाहर नहीं आ गए। बुरे पति, मुझे तुम्हें निचोड़कर सुखाते हुए देखो। जूली ने चंचलतापूर्वक फुसफुसाया और तुरंत एक छोटी जंगली बिल्ली में बदल गई, जो जियांग ताओ पर झपट पड़ी। 1 घंटे बाद जंगली बिल्ली एक कोमल बिल्ली के बच्चे में बदल गई। उसकी पतली उंगलियां धीरे से जियांग ताओ की छाती पर घूम रही थी। जहां भी उसकी उंगलियां गुजरी, बिजली जैसी झुनझुनी फैल गई। 1000 युआन का एलपे भुगतान प्राप्त हुआ। छोटी जंगली बिल्ली से मालिश का आनंद लेते हुए जियांग ताओ ने उसके खाते में 1 मिलियन ट्रांसफर किए। जूली को पैसे देने से जियांग ताओ को परेशानी महसूस नहीं होगी। जूली फिजूल खर्ची करने वालों में से नहीं थी और उसे दिया गया पैसा अगले दिन बचत में डाल दिया जाता था। पति, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ा अवास्तविक है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मूर्ख, इसमें अवास्तविक क्या है? नए साल से पहले मैं अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लेने की सोच रहा था। हम अपनी माँ का जो कर्जदार है उसे धीरे धीरे चुका सकते हैं, खुद पर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक उधार भी नहीं लिया था और आपने पहले ही कर्ज चुका दिया है और हजारों रुपये और कमा लिए हैं। हमारा परिवार कब इतना समृद्ध था? तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी बनने के लिए किसने कहा? तुम्हारे जैसी पत्नी मेरे लिए सौभाग्य लाएगी, हमारे दिन और बेहतर होंगे। पति, क्या तुम्हारे पास पैसा होने पर तुम बुरे हो जाओगे? क्या तुम दूसरी स्त्रियों के पीछे जाओगे? आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं है। अपने स्वयं के प्रश्न का उत्तर देते हुए जूली की मुस्कान सबसे मधुर, सबसे प्रसन्नचित थी। थोड़ी देर गले लगाने के बाद जूली को पहले झपकी आ गई। सूचना ताजा होने तक जियांग ताओ आधी रात तक जागते रहे। दैनिक इंटेलिजेंस 01। आपने कल अपने बहनोई तियान जियाओगुआंग से संपर्क किया था, जिससे संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। तियान जियाओगुआंग के मालिक तियान जियानमिंग अपने खेत में बाजार के लिए तैयार सभी मवेशियों को बेचने का इरादा रखते हैं। 1 महीने में गोमांस की कीमतें 55% तक बढ़ने लगेंगी। 16 युआन 24.8।
तियान जियानमिंग के खेत से सभी मवेशियों को खरीदने और उन्हें सही समय पर बेचने का सुझाव दिया गया है। नोट 1 300 मवेशी तक खरीदे जा सकते हैं, जिसके बाद कीमतों में अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव हो सकता है। नोट 2 तियान जियानमिंग की अपेक्षित कीमत 13 युआन प्रति पाउंड है। नोट 3 धन साझा करें। इस निवेश में भाग लेने के लिए अधिकतम 5 लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है। मेजबान निवेशकों की संख्या के गुणक के बराबर इनाम लाभ प्राप्त कर सकता है। जियांग ताओ की आंखों ने कार्य इंटरफेस को पंक्ति दर पंक्ति स्कैन किया। अंतिम पंक्ति को देखते ही उसे तुरंत उत्साह की लहर महसूस हुई। वाह, कुल परियोजना लाभ का 5 गुना अतिरिक्त। जियांग ताओ ने तुरंत अपना फोन निकाला और सिस्टम इंटरफेस द्वारा प्रदान किए गए नंबरों के आधार पर गणना की। तियान जियानमिंग की 13 युआन प्रति पाउंड की अपेक्षित कीमत को लागत के रूप में माना जा सकता है। अनुमानित 600 पाउंड प्रत्येक पर खरीदे गए सभी 300 मवेशियों की गणना कुल मिलाकर 180,000 पाउंड हुआ। 13 युआन प्रति पाउंड पर कुल लागत 2.34 मिलियन आंकी गई। यह आवश्यक निवेश लागत है। 180,000 पाउंड को सिस्टम प्रदत्त अंतिम बिक्री मूल्य 24.8 युआन से गुणा करने पर 4.46 मिलियन प्राप्त होते हैं। 4.46 मिलियन घटा 2.34 मिलियन के परिणामस्वरूप लगभग 2.12 मिलियन का सकल लाभ होता है। अगर मैं अपने शेयरों के अलावा 5 लोगों को इस परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करूं, तो मुझे 5 गुना लाभ हो सकता है। 2.12 मिलियन बार 5। जब जियांग ताओ की फोन स्क्रीन पर 10.60 दिखाई दिया तो उसकी सांसें तेज हो गईं। 10.6 मिलियन। भाई टोंगजी वास्तव में आदमी है। एक माह में $10 लाख के मुनाफे की संभावना। यह परियोजना सोने की खान है। रोमांच कम होने के बाद जियांग ताओ ने इस खुफिया जानकारी के विवरण की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने देखा कि सिस्टम में कहा गया था कि दूसरों को आमंत्रित करना सशर्त था, न कि किसी को भी आमंत्रित किया जा सकता था। सबसे पहले आमंत्रित भागीदारों को सिस्टम द्वारा पहचाना जाना था, आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते थे। दूसरा, साझेदार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए साझेदारों को कम से कम 200,000 का निवेश करना होगा। दोनों स्थितियां गंभीर हैं। हालांकि यह थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन इस बुद्धिमत्ता से मिलने वाले पर्याप्त पुरस्कारों को देखते हुए यह प्रयास के लायक है। जूली की ओर देखते हुए, जो उसकी बाह पर गहरी नींद में सो रहा था, जियांग ताओ ने देखा। जूली आमंत्रित नहीं। जूली के सिर के ऊपर बड़े अक्षरों को मंडराते देखकर जियांग ताओ ने असहाय होकर आह भरी। वह केवल यह आशा कर सकता था कि 5 साझेदारों की टीम को इकट्ठा करना बहुत कठिन नहीं होगा। एक भी व्यक्ति कम होने का मतलब लाभ में 2 मिलियन से अधिक की हानि है। खुफिया जानकारी के पहले टुकड़े को समाप्त करते हुए जियांग ताओ ने आज के लिए दूसरी खुफिया जानकारी शुरू की।